नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। नोएडा में इंजीनियर युवराज मेहता की मौत की तरह दिल्ली में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। दिल्ली के जनकपुरी इलाके में गड्ढे में गिरने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। बाइक सवार की पहचान कमल के रूप में हुई है, जो कि HDFC बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर तैनात था। कमल कैलाशपुरी के रहने वाले थे। आरोप है कि परिजन पुलिस थाने पहुंचे, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिली। जानकारी के मुताबिक कमल रात को रोहिणी स्थित दफ्तर से घर लौट रहे थे। उसके घर वालों से लगातार बात भी हो रही थी, लेकिन जब वो देर रात तक घर नहीं पहुंचे तो घर वाले उसे ढूंढने के लिए बाहर निकले और लगातार तलाशने के बाद कमल का कुछ भी पता नहीं चला। सुबह करीब 7:30 बजे के बाद पुलिस का कॉल आया। इसके बाद इस घटना का परिजनों को भी पता चला। मौके पर पहुंचने पर कमल अपनी बाइक के साथ गड्ढे में गिरा मिला। जिस जगह हादसा हुआ वहां दिल्ली जल बोर्ड का काम चल रहा था और सड़क पर गड्ढा खोदा गया था। हादसे पर कैबिनेट मंत्री आशीष सूद की विधानसभा क्षेत्र में ये हादसा हुआ है। वहीं मामले को लेकर परिजनों में गहरा रोष है और वे लापरवाही के लिए जिम्मेदार विभागों पर कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और इस घटना पर आम आदमी पार्टी के दिल्ली यूनिट के संयोजक सौरभ भारद्वाज ने भी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी निशाना साधा। वहीं सौरभ ने कहा कि यह बहुत दुखद है। सड़क पर गहरे गड्ढे में एक बाइक सवार गिरकर फंस गया, रात भर पड़ा रहा और मर गया। नोएडा की घटना से दिल्ली की बीजेपी सरकार ने कुछ भी नहीं सीखा, बस रोज झूठ बोला जाता है। इससे पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता 16-17 फरवरी की रात को नोएडा के सेक्टर 150 में एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास पानी से भरे गड्ढे में उनकी कार गिरने से डूब गए थे। इससे उनकी मौत हो गई थी। मौके पर पहुंचे राहत बचाव दल पर भी सवाल उठने लगे थे और अब वही बिल्कुल दिल्ली के जनकपुरी में देखने को मिला है। एक बार सुनाते हैं आपको मृतक कमल के भाइयों ने क्या कुछ कहा और पुलिस विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है और राजनीतिक प्रतिक्रिया क्या कुछ निकल कर आई है। एक बार सुना देते हैं। तो ऐसा पता चले कि 11:53 में मेरी उससे लास्ट बात हुई थी। उसने कहा था कि 10 मिनट में घर आ जाऊंगा। अच्छा। तो मैंने उसको 12:30 में फोन किया। उसका फोन तो पूरा रिंग हो रहा था, बट कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। तो फिर मेरे को थोड़ा हुआ कि दिक्कत थी, मुझे लगा कुछ हो ना गया और रास्ते में, क्योंकि आजकल वैसे दिल्ली में केसेस चल रहे हैं लोगों को गायब होने के। उस केस के चक्कर में फिर मैं बाहर निकला अपने दोस्त के साथ। फिर उसके बाद मैं बाहर निकला तो मैंने अपना उसको ढूंढना शुरू किया। फिर मैं थाने गया। सबसे पहले मैं उसका ऑफिस गया रोहिणी में। फिर रोहिणी से मेरे को उनके सर वगैरह का नंबर मिला। मैंने वहाँ से कोऑर्डिनेट शुरू किया कि कैसे कैसे लिंक बनाना। फिर जैसे तैसे मेरे को क्या नाम है, मैं इधर अपने जनकपुरी वाले थाने में आया तो उन्होंने मेरे को उसकी एक लोकेशन निकाल के दी कि इसकी लोकेशन लास्ट यहाँ पे है अवेलेबल। फिर जो अवेलेबल है मैं फिर सामने वाले पार्क में ढूंढते रहा। उन्होंने कि इस पार्क के अंदर है वो। इसी रूट से वो अप डाउन करता है। कल रात को हमारी 11:30 बजे बात हुई थी। 11:53 में बात हुई लड़के से कि कहाँ पे है लड़का। उसने बोला कि मैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर पहुँच गया हूँ। ठीक है, पीरागढ़ी क्रॉस करके डिस्ट्रिक्ट सेंटर पहुँच गया हूँ। डिस्ट्रिक्ट सेंटर पहुँचने के बाद उसने बोला मुझे 15 मिनट लगेंगे मैक्सिमम, मैं घर पहुँच जाऊँगा। ठीक है, 15 मिनट की जगह हमने आधा घंटा वेट करा, लड़का घर नहीं पहुँचा। आधे घंटे बाद हमने इसको 10 कॉल करी, बंदे ने कॉल नहीं उठाई। हमें चिंता हुई, हम उसको ढूंढने निकले। हमें लड़का नहीं मिला। हमने जनकपुरी थाने में यहाँ पे कंप्लेंट लिखवाने गए। इन्होंने कंप्लेंट नहीं लिखी हमारी। इन्होंने कंप्लेंट लिखा, साफ मना कर दिया। इन्होंने बोला कि 24 घंटे बाद हम कंप्लेंट लिखेंगे आपकी जनकपुरी थाने में यहाँ पे। उसके बाद इन्होंने हमने बोला कि सर कुछ मत करिए, हमारी जो फोन बज रहा है वो फोन बज रहा है, उसकी रिंग कम से कम जब तक फोन स्विच ऑफ हो जाए उससे पहले उसकी लोकेशन पता करके हमें बता दीजिए। इन्होंने लोकेशन पता करी, हमें लोकेशन भेजी और उसका लोकेशन डिलीट कर दी। हम वो लोकेशन खोल भी नहीं पाए, इन्होंने डिलीट कर दी लोकेशन। हमने दोबारा गए, इन्होंने बोला हम आपको लोकेशन नहीं देते, ये कॉन्फिडेंशियल वो है। ठीक है, हमें तो ठीक है। इन्होंने फिर हमें बोला कि इस दायरे के 200 मीटर के अंदर यहाँ पे आपको फोन है, आप ढूंढ लीजिए। इस दायरे के यहाँ पे पार्क के अंदर बताया इन्होंने। फिर उन्होंने अपने 2 कर्मचारी भेजे हमारे साथ। उन्होंने पार्क ढूंढवाया, पार्क में कुछ नहीं था। पार्क में होता कहाँ से, लड़का तो यहाँ पड़ा था। ठीक है, इनको हमने बोला सर आपको जब इतना पता है 200 मीटर के दायरे में, तो आप हमारे साथ लड़का ढूंढ सकते हो ना 2 मिनट ले। जहाँ 2 बजे वहाँ 4 लड़के भेज देते अपने, हम 7 तो लड़के थे ही ढूंढ रहे हैं इनको। ठीक है, इन्होंने वो भी नहीं किया। इन्होंने बोला अब हमने ढूंढ लिया, अब हमारी बस की नहीं है, अब हम सुबह करेंगे काम, अंधेरे में काम नहीं होगा। सुबह हमारी टीम आएगी तब हम काम करेंगे। हमने बोला कंप्लेंट लिख लो, कंप्लेंट भी नहीं लिखी। इन्होंने बोला कंप्लेंट लिखवाने सुबह 11 बजे आ रहा। ठीक है, अब 11 बजे क्या कंप्लेंट लिखवाए, लड़का चले गया हमारा। क्या करे कंप्लेंट का पुलिस। हम रात को भी उसके बाद इन्होंने नहीं लिखा, हमें लगा चलो इन्होंने लिखा कोई और तो लिखेगा। हम वापस यहाँ से ऑफिस गए इसके रोहिणी, जहाँ लड़का काम करता था, वहाँ से लेके सागरपुर थाने तक
6 थानों में हमने कंप्लेंट लिखाने की कोशिश करी, इनमें में से एक भी थाने ने कंप्लेंट नहीं लिखी है। कितने थाने? 6 थाने। इसमें कल रात को श्री कमल ध्यानी जी है, जिनकी एज तकरीबन 25 साल है। उनकी बाइक उस गड्ढे में गिर गई और अनफॉर्चुनेटली उनकी रात को डेथ हो गई है। इनके ये जो भी गड्ढा किसने खोदा हुआ है, इसमें कौन से अधिकारी है या कॉन्ट्रैक्टर कौन है, इस सब की भी हम जांच करेंगे। इनके भाई जो है श्री नरेश ध्यानी जी, ये रात को तकरीबन 2:45 बजे जनकपुरी थाने में आए थे और इन्होंने बताया कि हमारे भाई जो है वो अभी घर तक नहीं पहुंचे हैं। तब जनकपुरी थाने ने उनके मोबाइल की पोजीशन ली थी, जो पोजीशन हमारे डिस्ट्रिक्ट पार्क की आ रही थी। तब थाने से हेड कांस्टेबल रामकेश जो है वो इनके भाई के साथ इनको ढूंढने के लिए बाहर आए थे और इनको सबको, इनके बाइक के साथ उनको लगभग 2-2.5 घंटे उन्होंने सर्च किया था। उन्होंने पोशंगीपुर पार्क हो, डिस्ट्रिक्ट पार्क हो, वो सारे एरियाज सर्च किए थे, लेकिन इनके वेयर अबाउट्स हमें नहीं मिले थे। तब बाद में सुबह 8 बजे जब एक महिला ने पीसीआर कॉल की थी कि यहाँ पे ऐसे 15 फीट का गड्ढा खुदा हुआ है जिसमें कि एक आदमी गिरे हुए हैं, वो हिल नहीं रहे हैं। फिर पुलिस की संज्ञान में ये सारी चीज़ें आई। तो जलबोर्ड के गड्ढे में गिरकर युवक की मौत हुई है। कमल नाम के युवक की गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। पुलिस ने कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं दिल्ली सरकार ने जल बोर्ड के 3 इंजीनियरों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मृतक कमल पालम के कैलाशपुरी का रहने वाला था और HDFC बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत था। वह एक निजी बैंक के कॉल सेंटर में काम करता था। वहीं शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने जांच के आदेश दिए हैं इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरी घटना को लेकर, और जल बोर्ड के गड्ढे में गिरकर युवक की मौत को लेकर अब सियासत भी गरमाई हुई है। एक तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से भी आरोप लगाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली सरकार ने कड़ा एक्शन लेते हुए जल बोर्ड के 3 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया है। अब सवाल ये उठते हैं कि आखिर कमल की मौत का जिम्मेदार कौन है और दिल्ली में जो सड़कों की हालत है अभी तक वो आखिर क्यों नहीं सुधरी है। क्या कुछ वजह रही? तो देश की राजधानी दिल्ली के जनकपुरी इलाके में एक शख्स की जान सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड ने सड़क के बीचों बीच एक गड्ढा खोद दिया। गड्ढे को ना बंद करने की जहमत उठाई गई और ना बैरिकेडिंग की गई। यहाँ तक कि मौके पर कोई चेतावनी बोर्ड भी नहीं लगाया गया। पाइप बिछाने के लिए, गड्ढा खोदने के लिए कुछ मुख्य नियम भी हैं। जल बोर्ड ने जिन नियमों का पालन नहीं किया, तो दिल्ली में मौत के गड्ढे ने कमल नाम के युवक की जान ले ली। वह एक निजी बैंक में कॉल सेंटर में काम करता था। वहीं शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने जांच के आदेश दिए हैं। तो वहीं परिजनों का आरोप है कि उन्होंने कमल को ढूंढने की पूरी रात कोशिश की। उन्होंने जनकपुर के थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने यह कहकर टाल दिया कि 24 घंटे बाद हम आपकी रिपोर्ट लिखेंगे। लोकेशन का पता लगाया गया तो पुलिस वालों ने लोकेशन निकाल के दी और कहा कि 200 मीटर के एरिया में कमल है, उसको आप यहाँ ढूंढ लीजिए। दूसरी तरफ मृतक कमल के भाई का ये भी आरोप है कि उन्होंने जनकपुरी के अलावा 6 और थानों में कंप्लेंट दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन किसी भी थाने में FIR दर्ज नहीं की गई। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से सत्येंद्र त्यागी जी जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी से अफजल खान साहब जुड़ चुके हैं और राजनीतिक विश्लेषक अनुराग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सत्येंद्र त्यागी जी, आपसे ही शुरुआत करूंगा क्योंकि नोएडा में भी एक ऐसा ही मामला देखने को मिला। इंजीनियर युवराज मेहता, सेक्टर 150 की घटना थी। NCR का ही इलाका है, थोड़ा बहुत सबक दिल्ली सरकार को लेना चाहिए था, लेकिन दिल्ली में भी अब जनकपुरी में वही हादसा देखने को मिला है। कुछ नियम होते हैं जिन नियमों का पालन जल बोर्ड ने नहीं किया। अब सवाल यह उठता है कि कमल की मौत का जिम्मेदार आखिर है कौन? उसके अंदर भाई
इंडिया वॉइस के माध्यम से सभी दर्शकों को, अफजल जी को, सभी मेरे भाइयों को, सभी को राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सबसे पहले मैं जो ये हमारे भाई कमल जी जो जल निगम के द्वारा जो गड्ढा खोदा गया था उसमें जो उनकी मौत हुई उसके लिए शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ और उन अधिकारियों से भी कहना चाहता हूँ जो अधिकारी इस तरीके के काम करते हैं, जो एसीओ में बैठे रहते हैं, सड़कों पर नहीं निकलते और इस तरीके के काम छोड़ करके या इस तरीके के गड्ढे खोद करके चले जाते हैं, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त के सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई क्या, ऐसे लोगों को तो निलंबित कर देना चाहिए जो व्यक्ति जिस गड्ढों की वजह से लोगों की जान चली जाती हो और उनको एसी रूम में से निकलने की फुर्सत नहीं हो, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त के सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। त्यागी जी, ये जो अधिकारियों वाली बात है त्यागी जी, ये तो दिल्ली में कोई नई नहीं है, क्योंकि कई राज्य हैं, उत्तराखंड की बात करें, यूपी की बात करें, दिल्ली की बात करें, ये आरोप तो लगते ही रहते हैं कि अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं और सुनते ही नहीं है किसी की, जो जनप्रतिनिधि है उनकी भी नहीं सुनते। भाई तभी मैंने ये बात अभी बोली है कि अधिकारियों को अपने एसी के कमरों में से बाहर निकलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि उनके जो नीचे कर्मचारी हैं या नीचे जो कार्य कर रहे हैं या जिनको वो टेंडर दे रहे हैं, ठेका दे रहे हैं, ठेकेदार हैं, वो कैसा काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, कहाँ गड्ढे खोद करके छोड़ रहे हैं। तो जब तक अधिकारी अपने आप को ये नहीं समझेंगे कि वो जनता के सेवक हैं, जनता के पैसों से, गरीब किसान मजदूर के टैक्स के पैसे से उनका घर चलता है, उनकी सैलरी मिलती है, उनका टीए डीए आवास जितनी भी सुख सुविधाएं वो जो लेते हैं वो गरीब किसान मजदूर के टैक्स के पैसे से ही उनको सारी सुविधाएं मिलती हैं। और वो लोग जो अधिकारी हैं वो अपने आप को अधिकारी बन करके बड़ा रुतबा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं बिल्कुल त्यागी जी, सवाल ये खड़े हो रहे हैं, सवाल ये खड़े होते हैं, आप बोल रहे हैं कि अधिकारियों को घर से बाहर निकलना पड़ेगा, दफ्तर से बाहर निकलना पड़ेगा। कब निकलेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का सपना देखा है, तो क्या 2047 के बाद अधिकारी निकलेंगे? अधिकारियों की सपोर्ट, जनप्रतिनिधियों की सपोर्ट से ही तो ये सब काम होंगे। और अगर सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए थे तो अधिकारी थोड़ी जिम्मेदार हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। ध्यान क्यों नहीं दिया गया अभी तक? खैर, मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले क्या बयानबाजी चल रही है एक बार वो सभी को सुना देते हैं, क्योंकि राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी इस पूरे मामले को लेकर आई हैं, तो डिबेट की शुरुआत फिर करेंगे। सुनिए। पिछले 2 दिन में एक यहाँ पे बड़ा गड्ढे को खोदा गया। यहाँ पे इस साइड की लेन में कोई भी ट्रैफिक की मूवमेंट नहीं थी। कल जो यहाँ पे घटना हुई है बहुत ही दुखद है। हमने दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से एक इंक्वायरी के ऑर्डर किए हैं, हमने कमेटी बना दी है, उसमें ज्वाइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर लेवल के अधिकारी उसमें हमने रखे हैं। 24 घंटे में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। मेरी सर कल देर रात प्रशासन बात हुई तो फिर आपको हाथ रात को क्या कर रहा है 11:15 बजे के करीब में मृतक ने बात की थी कि मैं 10 मिनट में घर पहुंच रहा हूं। उसके बाद में वो इस सड़क के ऊपर में, इस लेन के ऊपर में पहुंचे और उस गड्ढे में गिरकर उनके परिवारजनों ने रात को ही पुलिस से संपर्क किया। रात को जनकपुरी पुलिस ने उनके परिवार के साथ में 2-2.5 घंटे तक आसपास में उनकी कॉल रिकॉर्डिंग, कॉल लोकेशन वो देखकर आसपास के पार्कों में, आसपास के क्षेत्र में उनको ढूंढने की कोशिश की। जो भी हुआ बहुत ही दुखद है। हम जल बोर्ड के यहाँ के जो अधिकारी हैं, जेई हैं, एक्सीएम हैं, एई हैं, वो तीनों को सस्पेंड कर रहे हैं। जो कंपनी यहाँ पे काम कर रही थी, हम वो कंपनी के ऊपर में भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे।
दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ ने पिछले महीने ही नोएडा इंसिडेंट के बाद में एक सर्कुलर इशू किया था। सारे दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को कहा था कि जहाँ पर भी काम हो रहे हैं तो वहाँ पर जाके खुद उसको चेक करें। ये 3 महीने से काम हो रहा था, कल रात को ही गड्ढा खुदा था। उसी के साथ में कॉन्ट्रैक्टर के 2 लेबर वो अपनी झुग्गी डालकर बैठे हुए थे। अभी वो लोग यहाँ पर नहीं हैं, अभी पुलिस उनको खोज रही है। वो रात को यहाँ पे मौजूद थे, क्या उनको रात में ही पता लग गया था या नहीं पता लगा था, ये तो एक बार उनसे पूछताछ होगी तभी पता लगेगा। हम जो भी हमारे नियम है एस ग्रेशियर, वो मृतक को जितना कंपनसेशन होगा वो हमारी सरकार की तरफ से, दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से दिया जाएगा। और आगे से ऐसी घटना ना हो उसके ऊपर में हमारे सख्त कदम हमने पहले से ही उठाए हुए थे, और ज़्यादा उसकी कड़ी हम लोग अपनी तरफ से निगरानी रखेंगे। अपनी नौकरी से वापसी आता है रात को और वहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड का इतना बड़ा गड्ढा होता है और वो भी माननीय मंत्री आशीष सूद जी के घर के बाहर ही खड्डा होता है और उस खड्डे के अंदर वो युवक गिरता है। उसके घर वाले पूरी रात उसको ढूंढते हैं और ढूंढने वक्त वो 7 पुलिस थानों के अंदर जाते हैं और 7 पुलिस थानों में से एक भी पुलिस थाना उनकी मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिखता। जबकि दिल्ली के अंदर कितनी महिलाएं मिसिंग रिपोर्ट है, कितनी बच्चों की है, और ये इनसे पूछो तो ये कहते हैं कि हम तो मिसिंग रिपोर्ट तुरंत लिख लेते हैं। लेकिन वो युवक पूरी रात काम से वापसी नहीं आया, लेकिन उसकी मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिखी गई। पुलिस किसके अंडर में? भाजपा के। आशीष सूद भाजपा के मंत्री, दिल्ली के मंत्री, दिल्ली जल बोर्ड का इतना बड़ा गड्ढा, आसपास ना कोई बैरिकेटिंग, ना कोई झंडा, ना कोई लाइट। सोचिए, ये मंत्री के इलाके में हाल है, भाजपा के मंत्री के इलाके में हाल है। आप इसे क्या कहोगे कि इस बच्चे की मौत का जिम्मेदार कौन है? मैं तो साफ साफ कहता हूं, इस बच्चे की मौत का जिम्मेदार भाजपा के मंत्री आशीष सूद जी हैं, जिनके घर के बाहर गड्ढा हो रहा था और उस गड्ढे की वजह से वो बच्चे की मर के मृत्यु हो गई। सोचिए, वो बच्चा अपने घर वालों के लिए कमाता था, उसका परिवार उस पर पूरा निर्भर था। तो शर्म आनी चाहिए भाजपा को, और शर्म आनी चाहिए कि दिल्ली के अंदर जो विकास की बात करते हैं, 4 इंजन सरकार होने के बाद भी हालात आज ऐसे हैं कि सारी सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। हालात इतने बुरे कर दिए भाजपा की सरकार जब से दिल्ली में आई है। मेरे साथ डिंपल आहूजा जी भी हैं, जो वहीं की निगम पार्षदा हैं, जनकपुरी से आती हैं। वो वार्ड भी उनकी महिला पार्षद भाजपा की महिला पार्षद कही है, तो आशीष सूद ये नहीं भाग सकते। वहां पे भाजपा की पार्षद है, भाजपा का ही विधायक है और भाजपा का ही एमपी है, तो ट्रिपल इंजन की सरकार वहां पे भाजपा की चल रही है उस वार्ड के अंदर। फिर भी आशीष सूद जी के घर के आगे ऐसा हादसा होता है, उस पर शर्म आनी चाहिए। दिल्ली के मंत्री के घर के आगे हो रहा है, तो सोचिए भाजपा किस तरह का काम कर रही है। इसी को विकसित भारत कहते हैं लोग। सारी चीजें जल्दबाजी में इतनी गंदी बनाई जाती है, इतनी कमजोर बनाई जाती है। आप देख रहे हो पुल ढह रहे हैं, ये इधर की बात नहीं है, पूरे भारत में देख लेना। आप वहां जाओ, आपका जहाँ गुजरात में एक पानी की टाकी गिरी, अभी गिरी है 15-20 दिन पहले। कैसे काम करते हो? करोड़ों रुपया खर्चा करके टाकी गिर जाती है नीचे। तो सारा काम जो जल्दबाजी में, एक तो टका खाना है, वो तो अजित पवार साहब ने हाल ही में बताया, आपको पता है ना, उपसा जल सिंचन योजना में 220 करोड़ का 330 करोड़ कर दिया, तो 110 करोड़ कैसे बढ़े? तो बोला पार्टी को फंड देना है, इसके लिए 100 करोड़ बढ़ाओ। बहुत दुखद घटना है। मैं इस दुखद क्षण में मृतक कमल और उसके परिवार के साथ हूं, और इस दुख की घड़ी में मैं उसके परिवार को ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि मैंने जाकर 2 घंटे तक उस मौके का मुआयना किया है। मैंने जाकर वहां देखा है। अपीयरेंटली मुझे वहां पे सभी सुरक्षा के उपाय दिखे थे, मगर फिर भी उस बच्चे के साथ ये हादसा कैसे हो गया, इसकी जांच के लिए मैंने जल बोर्ड को कहा है, उनसे एक कमेटी बनाने के लिए कहा है। एक कमेटी बनाकर उसकी जांच किए जाने का प्रस्ताव भी किया है, और अगर उस जांच में कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने नोएडा में एक कांड देखा था, जैसे जिसमें कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हो गई,
और ये दूसरी घटना है। निश्चित रूप से आज सड़कों में गड्ढे नहीं हैं, गड्ढों में सड़कें हैं। दिल्ली की हालत कर दी, हर जगह खोद के गड्ढा, बड़े बड़े खोद के बड़े बड़े गड्ढे बना के, और कोई सुरक्षा नहीं रहता कि लोग उससे बच सकें। तो ये भी इसी प्रकार का हादसा है। तो जो राजनीतिक प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर निकलकर सामने आई थी वो आपको सुना रहे थे। एक बार फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ अनुराग नेता जी भी जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, आपसे भी समझना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पर अब कई तरह के सवाल खड़े हो चुके हैं। एक सवाल ये भी खड़ा हो चुका है कि जो मृतक के भाई हैं वो साफ तौर पर एक आरोप तो ये लगाने से लगे हुए हैं कि हमने 7 थानों में मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। दूसरी तरफ अंकुश नारंग है, नेता प्रतिपक्ष नगर निगम, ये साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि ये जो गड्ढा है मंत्री आशीष सूद के घर के बाहर है और सुरक्षा के कुछ भी इंतजाम नहीं थे। ठीक है, और जो परवेश वर्मा है वो भी इस बात को मानते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आशीष सूद कह रहे हैं कि मैंने वहां पर सुरक्षा के इंतजाम दिखे। क्या कुछ समझ रहे हैं आप? मैं कहूंगा कि ये जो घटना है ये बहुत दुखद घटना है और जो कमल जी है उनके परिवार के जनों के साथ मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ अपनी। और उसके बाद मैं ये कहूंगा कि जो इसका मुख्य कारण पे मैं आता हूँ, इसका मुख्य कारण ये होता है कि कई बार क्या होता है कि कोई जो लाइन होती है पानी की उसमें कुछ ना कुछ जो है क्रैक आ जाता है या कुछ लीकेज होती है। तो उसको ठीक करने के लिए क्या करती है, जल बोर्ड आती है, खोदती है और पाइप को ठीक करती है। लेकिन कई बार ये होता देखा गया है हमने कि जब वो पाइप को ठीक करती है उस दौरान उसके आसपास बैरिकेड लगी होनी चाहिए नियम के अनुसार। मतलब नियम का उल्लंघन जल बोर्ड ने किया है। हाँ बिल्कुल, नियम का उल्लंघन इसमें कई बार देखा जाता है। इस केस में भी ऐसा ही हुआ। फिर उसके अलावा ये होता है कि एक साइन बोर्ड लगाना होता है कि काम चल रहा है, कृपया आप जो है सावधान रहें। तो एक ये चीज होती है। ऊपर से ये होता है कि जो आपका जैसे ही काम खत्म होता है, कई बार ये भी देखा गया है कि जल बोर्ड वापस से उसको जो है वापस से सड़क ठीक करके नहीं जाता पूरी तरीके से, उबड़ खाबड़ रह जाती है, खड्डे रह जाते हैं। ठीक है, ठीक है अनुराग जी, अनुराग जी ठीक है। मैं आपके पास आऊंगा। अफजल खान साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं आम आदमी पार्टी से, मैं आऊंगा आपके पास। अफजल खान साहब, मैं उससे भी आ रहा हूँ। अफजल खान साहब, क्योंकि राजनीति भी शुरू हो चुकी है। एक तरफ मैंने अभी बताया कि जो मृतक के भाई हैं, मृतक कमल के जो भाई हैं, उनका साफ तौर पर क्या कुछ कहना था कि भाई हमने 7 थानों में रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की लेकिन हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। एक तरफ मंत्री परवेश वर्मा बोल रहे हैं कि पुलिस ने 2.5 घंटे उनके साथ रात में उनकी मदद की, जबकि जो आरोप है परिजनों का, उनका आरोप यह है कि पुलिस ने महज मात्र हमें लोकेशन बताई और बोल दिया कि 200 मीटर के एरिया में अब आप ढूंढ लीजिए। दूसरा, आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल सड़क में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़कें हैं दिल्ली की। ऐसा हाल कर दिया बीजेपी ने। सबसे पहले तो मैं जो कमल के साथ जो हादसा हुआ है उसके परिवार के लिए बड़ा ही दर्दनाक हादसा है। मैं कमल के परिवार के साथ, मैं और मेरी पार्टी पूरी तरह से खड़े हैं। और साथ ही मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये पहला हादसा नहीं दिल्ली के अंदर। दिल्ली में हर रोज कहीं मर्डर होते हैं, कहीं डकैती होती है, कहीं कुछ होता है। और आज ये इतनी बड़ी घटना हुई है कि जिसका भाजपा के पास कोई जवाब नहीं है। भाजपा सिर्फ बोल की है कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये काम है, वो काम है, काम कुछ नहीं करते, सिर्फ ये लफबाजी करते हैं, सिर्फ लफबाजी। जैसे ही आपने देखा होगा कि नोएडा के अंदर जो इतना दर्दनाक हादसा हुआ था, वो बच्चे 2.5 घंटे तक कार के ऊपर खड़े होकर चिल्ला कर आ गया था, जबकि सारी एजेंसियां थी, मगर किसी ने नहीं बताया उसे। सब कह रहे थे पानी ठंडा है, पानी ठंडा है। यही हाल आज दिल्ली में हुआ है कि वो थाने में गए, थाने में जाने के बाद उनको और वो बेचारे पूरी रात परेशान रहे। और पुलिस कहती गई 200 मीटर का एरिया थाने, 200 मीटर का एरिया थाने। आपके पास जब आपके पास लोकेशन है, आपके पास सारी चीजें है, तो आप क्यों नहीं करेंगे?
FIR दर्ज क्यों नहीं की? मगर भाजपा तो जनता के साथ है ही नहीं, उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है, और इतने स्वार्थी लोग हैं कि उनको सिर्फ बहुत चाहिए सरकार बन जाए बस। और वो चीज में कहेंगे गड्ढा भर जा, गड्ढा भर जा, गड्ढा भर जा, और गड्ढा भर जाएगा। हाँ, और खान साहब कुछ दिन पहले परवेश वर्मा का बयान सामने आया था, उन्होंने कहा था कि दिल्ली की सड़कों की जो हालत है वो आम आदमी पार्टी की वजह से, उन्होंने अपनी सरकार में कुछ काम ही नहीं किया। हाँ, वो सही कह रहे हैं, इनका बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जो इनका जो इतिहास रहा है ना वो ये यही इतिहास है उनका, तो पीछे जाओ, पीछे की बातों को लेते आओ, पीछे। अभी आप 1 साल से क्या कर रहे हो यहाँ पर? आप यहाँ पर 1 साल से क्या कर रहे हो बताइए? आपने क्या काम करा दिल्ली के लिए? आपने सारे जो मोहल्ला क्लिनिक थे वो बंद कर दिए, और उसकी जगह कोई खोलने के लिए तैयार नहीं। आप देखे स्कूल में क्या हालत हो गई है, आप देखे हॉस्पिटल क्या हालत हो गई है। मगर ये आम आदमी पार्टी के ऊपर डालेंगे, और इनके पास सिर्फ इतिहास के अलावा कोई काम नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि भाजपा सरकार जब से दिल्ली के अंदर आई है, यहाँ की जनता से आप सर्वे करा दीजिए, यहाँ की जनता त्राही बता रही है, ये लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज दिल्ली में जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, जिस तरह से हादसे हो रहे हैं, जिस तरह से सिक्योरिटी लैप्स हो रहे हैं यहाँ पर, कोई किसी की कुछ नहीं है। सब ठीक है, जिस तरह से बातें हैं कि भाजपा और उसके मंत्री। ठीक है खान साहब। त्यागी जी, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं मैंने इसलिए आपको सुनाई थी कि कौन नेता क्या कुछ कहने से लगा हुआ है, एक बार वो आप भी सुन ले, सभी सुन ले, और फिर उसके बाद जो आपकी प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ जाए। परवेश वर्मा की भी बाइट हमने आपको सुनाई, आशीष सूद की भी सुनाई, और जो अंकुश नारंग है उनकी भी सुनाई। आरोप बड़े लग रहे हैं, आरोप ये भी लग रहे हैं कि जो गड्ढा है वो आशीष सूद के घर के पास ही है, सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। परवेश वर्मा खुद कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 3 महीने से काम चल रहा था, और जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो इंजीनियर है, उनको बर्खास्त कर दिया गया है। जब आपको पता है 3 महीने से काम चल रहा है, तो क्या 3 महीने से आप उसको ठीक ही नहीं करवा पाए? मतलब आपको पता था कि गड्ढा है, ये ऐसा नहीं है कि अचानक से आपको पता चला कि भाई ये हादसा हो गया और यहाँ गड्ढा कहां से आ गया। आशीष सूद इस बात को बिल्कुल नकार रहे हैं, वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि सुरक्षा के उपाय थे। देखिए पुष्पेंद्र जी, अब परवेश जी कह रहे हैं कि 3 महीने से काम चल रहा था, उसको बर्खास्त कर दिया गया है। सूद साहब कह रहे हैं कि वहां पर सुरक्षा की सारे इंतजाम थे। तो ये तो एक जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए और जांच होगी भी। और इस बात को मैं भाजपा का तरफ से आपके चैनल पर बैठा हूं तो ये गारंटी भी दे सकता हूं कि हमारी डबल इंजन की सरकार है और इसकी जांच होगी और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। क्योंकि आपने देखा होगा कभी भी भाजपा शासित राज्यों में यदि कोई भी घटना होती है तो सख्त से सख्त कार्रवाई होती है, इसमें किसी को बख्शा नहीं जाता। लेकिन इसमें राजनीति करना, इस तरीके की आम आदमी पार्टी के हमारे भाई उबैद खान जी राजनीति कर रहे हैं, या और भी जितने लोग उस परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए, उन अधिकारियों को बताना चाहिए कि जल निगम की तरफ से यदि गड्ढा हुआ तो या तो यदि कार्य पूरा हो गया तो गड्ढा उसी दिन भर जाना चाहिए, उसको नेक्स्ट दिन के लिए नहीं खुला छोड़ना चाहिए। ये भी एक नियम है। नहीं, नियम बिल्कुल, नियम का तो यहाँ पर उल्लंघन हुआ ही है। और दूसरा ये त्यागी जी, एक करप्शन नाम की भी चीज है, भ्रष्टाचार नाम की भी चीज है। जो काम 3 दिन में हो जाना चाहिए वो 3 महीने से टला हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस बात को खींचा जा रहा है लंबा कि भैया पैसा बनता नहीं, बात खत्म। ये सरासर गलत है। यही होना चाहिए। यदि आपका कार्य खत्म हो गया 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, कार्य खत्म होते ही आपको उस गड्ढे को बंद कर देना चाहिए। ये नियम के तहत होता है। आपने कोई कार्य किया, आपने कोई सड़क खोदी, तो आपको उस सड़क को वैसा ही बना करके देना पड़ेगा जैसी वो पहले थी। यदि ऐसा नहीं है कि आप खोद के चले गए, अपना काम करके चले गए, पाइपलाइन डाल के चले गए, या कोई भी आपका कार्य है वो करके चले गए। पहली चीज, यदि कार्य चल रहा है, कार्य प्रगति पर है, तो उसके लिए पूरे सुरक्षा के इंतजाम होते हैं, नियम कानून बने हुए हैं, साइन बोर्ड लगते हैं, 1-2 किलोमीटर पहले से भी लगते हैं। ऐसा नहीं है कि गड्ढे पर ही लगते हैं। हाँ, बिल्कुल त्यागी जी, यही सवाल है। अगर परवेश वर्मा खुद बोल रहे हैं कि 3 महीने से काम चल रहा था, मतलब सरकार की देखरेख में था, उसके बावजूद भी जल बोर्ड ने नियमों का उल्लंघन आखिर क्यों किया? मतलब सरकार सख्त नहीं है, सरकार सख्त नहीं है अधिकारियों को लेकर। हर चीज, बहुत सारी चीजें हैं कि
भाई देश में एक समान नागरिकता कानून आना चाहिए। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अब मैं नहीं कहना चाहूंगा कि अधिकारी वो पढ़ा लिखा था, नहीं था, कैसा था, किस स्तर का अधिकारी था, कौन था, किसने, भाई इसीलिए नॉलेज होना, अधिकारी का पढ़ा लिखा होना, ये जो बहुत सारी चीजें जो अधिकारी कैसे भी आ जाते, पहली चीज। और दूसरी बात मैं खान साहब को टेंडर तो आप ही दे रहे हैं ना उनको, बार बार टेंडर तो आप ही दे रहे हैं ना। अगर अधिकारी अनपढ़ भी है तो टेंडर तो आप ही दे रहे हैं ना, अगर आप ये सवाल उठा रहे हैं। देखिए भाई, ये संविधान बना हुआ है, यहाँ पर आरक्षण भी है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें, SC ST माइनस वाले पॉइंट वाले भी नंबर आ जाते हैं, और 100% वाले बैठे रह जाते हैं। ये बात नहीं कहेंगे पुष्पेंद्र भाई। आप अपनी सरकार पर ही सवाल उठा रहे हैं। एक तरफ आप UCC की बात कर रहे हैं, समान नागरिक संहिता की, कि सभी देश के नागरिकों को समान अधिकार दिए जाएं। दूसरी तरफ आप UGC की भी बात करिए, जहां पर अधिकारों में भेदभाव किया जा रहा है। आप तो खुद अपनी सरकार से सवाल उठा चाहिए। जो शिक्षित व्यक्ति है उसको पोस्ट मिलनी चाहिए, जो माइनस में मार्क होते हैं वो बैठ जाते हैं गद्दियों पर जा जाकर, उन्हें पता ही नहीं है, नियम कानून पता नहीं है, तो माइनस जिसको पढ़ा लिखा ही नहीं है। UGC को लेकर आप सरकार के खिलाफ मेरे भाई, तो जब तक एक UGC को लेकर सरकार के खिलाफ आएगा, इस तरीके की समस्याएं होती रहेंगी हमारे देश में। चलिए ठीक है। अनुराग जी विश्लेषण कर दीजिए। जी, जैसे कि आपने पहले भी कहा था कि जो कमल जी के परिवार वाले हैं वो करीब 2 से 3 घंटे तक घूमते रहे, 7 अलग अलग पुलिस स्टेशनों में, वो थानों में घूमे, एक रिपोर्ट FIR लिखाने के लिए, एक रिपोर्ट लिखाने के लिए मिसिंग की, लेकिन उनकी रिपोर्ट लिखी नहीं गई। तो ये इसमें जो एक सबसे बड़ी चीज होती है कि जब भी एक व्यक्ति जाता है पुलिस थाने, तो कई बार उसको ये पता चलता है कि जहाँ पे घटना हुई है वो उस पुलिस थाने के अधीन नहीं आता, तो वो एक पुलिस थाने से दूसरे पुलिस थाने घूमता रहता है। तो ये एक सबसे बड़ी जो है कमी है हमारे सिस्टम में। फिर उसके बाद जो ये सवाल उठ रहा है कि नियमों का खुले तौर पे उल्लंघन हुआ, बैरिकेडिंग चारों तरफ नहीं हुई। अगर बैरिकेडिंग हुई होती तो वो आदमी आज नहीं गिरा होता। और ऐसी एक घटना अभी कुछ शायद 15 दिन पहले ही नोएडा में भी ऐसी हुआ ऐसी घटना हुई, फिर भी उससे कोई सबक नहीं लिया। फिर आप देखा जाए तो अगर मैं आपको कोई डेटा बताऊं तो जो पिछले साल जो 1551 घटनाएं हुई थी रोड एक्सीडेंट से जो जाने गई थी, इस साल वो बढ़ के जो है 2025 में वो बढ़ के और 1613 मौतें हो गई। तो करीब 5% अधिक मौतें इस साल हुई। बिल्कुल। और अनुराग जी, ये जो डेटा आप बता रहे हैं, एक तो ये, दूसरा ये कि कुछ सड़कें ऐसी हैं, जो डेटा मैं भी लेकर बैठा हूं, कि कम से कम 25 ऐसी सड़कें हैं जहां से लोग गुजरने में भी कतराते हैं। दूसरा ये, हम मात्र एक गड्ढे की क्यों बात करें, जब बारिश होती है तो दिल्ली की क्या हालत होती है सड़कों की। जी बिल्कुल, जब जैसे ही बारिश का मौसम आता है, बारिश के मौसम में जो है सड़कें खराब होती है, सड़कों में गड्ढे होते हैं, गड्ढों में पानी भी भरता है। अब उसके बाद जब बारिश का मौसम खत्म हो जाता है, उसके बाद कोई भी रिपेयर का काम नहीं किया जाता, तो गड्ढे वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। और जहां तक बात है कि जो जैसे अब पिछले 1 साल से भाजपा की सरकार है, आप देख रहे हो कि रोड एक्सीडेंट में बढ़ोतरी हुई है, रोड की हालत बद से बदतर होती जा रही है। तो अगर आज लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि ये 4 इंजन की सरकार लेके बैठे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार भी इनकी है, LG भी इनके है, राज्य सरकार भी इनका है, मेयर भी इनका है। अगर 4 इंजन, दो ये कहते हैं डबल इंजन, दिल्ली के लोगों ने उनको 4 इंजन की सरकार दी, और उसके बावजूद भी कोई भी जो ये इनका वादा है ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं, पूरी तरीके से विफल हो रहे हैं। चाहे आप रोड देखो, चाहे सुरक्षा देखो, अभी करीब सिर्फ 15 दिन में, जनवरी के करीब सिर्फ जनवरी के 15 दिन में, पिछले 15 दिन में 850 लोग जो है दिल्ली से मिसिंग है, जिसमें से 600 लोग नाबालिग है, माइनर है, 600 से अधिक लोग। तो ये भी एक सुरक्षा पे भी सवाल खड़ा होता है, जब पुलिस भी आपके अंडर है, जब जल बोर्ड भी आपके अंडर है, जब सारी चीजें अब आपके पास 4 इंजन है, फिर आप क्यों मतलब काम नहीं कर पा रहे और क्यों इतनी विफलता आ रही है। ठीक है। अगर आप सब लोग ये भी बोलते हैं कि मुख्यमंत्री भी जो है वो जो है वो भी प्रभावी नहीं है, मुख्यमंत्री जो है वो एक कठपुतली की तरह काम कर रही है। चलिए ठीक है, यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम लोग रुकेंगे और ब्रेक के तुरंत बाद फिर हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अफजल खान साहब आम आदमी पार्टी से, सत्येंद्र त्यागी जी हैं भारतीय जनता पार्टी से और राजनीतिक विश्लेषक अनुराग नेहटा जी। चर्चा की दोबारा शुरुआत करते हैं। अफजल खान साहब, आप सुन पा रहे हैं? खान साहब, लगता है खान साहब तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। त्यागी जी, जैसा कि अभी अनुराग जी से भी मैंने सवाल किया था और कुछ सड़कों के नाम भी मेरे पास हैं जहां पर जो लोग जाने से भी गुजरने से भी कतराते हैं। अब आपकी बात 1% चलो मान लेते हैं कि जिस तरीके से परवेश वर्मा जी ने एक बार बयान दिया था कि ये जो सड़कों की हालत है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से ही है, उनकी सरकार ने दिल्ली की सड़कों के लिए कुछ भी नहीं किया। अब आपके पास वो सब कुछ था, आपके पास लिस्ट थी कि कहां पर सड़कों की हालत खस्ता है, क्या कुछ है, तो आपकी तरफ से क्या कुछ काम किए गए? देखिए पुष्पेंद्र भाई, ये बिल्कुल सही बात है कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से 10 साल दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया है, और जैसे अभी उनके प्रवक्ता बार बार बोल रहे थे कि भाजपा ने सड़कें खोद दी, क्या भाजपा ने बुलडोजर ले जा करके सड़कें खोदने का काम किया है, या भाजपा ने सरकार आते ही सबसे पहले सड़कों में जाकर के गड्ढा करने का काम किया है? सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूं मेरे भाई पुष्पेंद्र जी, इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से, कि दिल्ली को बर्बाद करने में, दिल्ली की सड़कों में जो अभी उनके सांसद संजय सिंह कह रहे थे कि सड़कों में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़क है, तो ये देने का काम किसने किया है? ये सारी गिफ्ट जो है, ये गिफ्ट भाजपा को आम आदमी पार्टी ने दी है। तो समय लगेगा चीजों में, ऐसा नहीं है कि एकदम से कोई जादू की छड़ी है और एकदम से सारी चीजें हो जाएं। चीजों में विकास होने में समय लगेगा, लेकिन इन बातों से ये सिद्ध हो गया है कि आम आदमी पार्टी ने 10 वर्ष में काम तो कोई नहीं किया, लेकिन इतने घोटाले करे हैं, इतने सड़कों में गड्ढे करे हैं कि उन्हें भरने में भी देखो कितना समय लग गया, कि अभी तक 1 साल होने को हो गई भारतीय जनता पार्टी को, अभी तक उन सड़कों में गड्ढे या सड़कें बन नहीं पाई हैं। तो इतनी दुर्दशा कर करके, और आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी को सौंपा है, तभी दिल्ली की जनता ने त्रस्त होकर के, दिल्ली की जनता इसका मतलब परेशान थी, त्रस्त थी आम आदमी पार्टी से, वो इतनी परेशान हो चुकी थी कि उन्होंने अब भारतीय जनता पार्टी को, जैसे अभी हमारे भाई कह रहे थे अनुराग जी, की 4 इंजन की सरकार देने का काम किया है। ठीक है, और ये मैं आपकी बात मान लेते फिर हैं, इंडिया वॉइस चैनल के माध्यम से वादा कर रहा हूँ कि आप समय दीजिए, कुछ वेट करिए, देखिए दिल्ली के सड़कों के गड्ढे भी भरे जाएंगे और दिल्ली की सड़कें भी बनेंगी और दिल्ली भी चमन होगी। आप देखना, ये बात मैं इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से कहना। ठीक है त्यागी जी, जो आपने पीछे की बात कही कि जो सड़कों की हालत खराब है वो आम आदमी पार्टी की वजह से है, उन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ नहीं किया। चलिए मान लेते हैं उन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ नहीं किया। ये जो डीजीबी का नियम है, दिल्ली जल बोर्ड का जो नियम है, 48 घंटे के अंदर आपको पाइप ठीक करना पड़ेगा, गड्ढा भी भरना पड़ेगा, सब काम पुख्ता तरीके से करना पड़ेगा, और उस काम में 3 महीने लग रहे हैं। आप अपनी सरकार में ये चीज़ें क्यों करने से लगे हुए हैं? आपका क्या अधिकारियों पर कंट्रोल नहीं है? सरकार सख्त नहीं है? जो सरकार 1000 दावे करती है कि विकास को लेकर सरकार सख्त है, कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, जमुना साफ की जा रही है, सड़कों की मरम्मत की जा रही है, गड्ढे भरे जा रहे हैं, जल निकासी की जा रही है, और वहां देखा जाता है कि जहां पर 48 घंटे का नियम है वहां पर 3 महीने तक अभी कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल पुष्पेंद्र भाई, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि यमुना की भी सफाई हो रही है, सड़कों पर भी काम हो रहा है, सड़कें भी बन रही हैं, गड्ढे भी भरे जा रहे हैं, मरम्मत भी हो रही हैं। इन सभी बातों से मैं सहमत हूं जो अभी आपने कहा पुष्पेंद्र भाई, लेकिन ये चूक जो 48 घंटे में जल निगम के द्वारा गड्ढा भर दिया जाना चाहिए था, वो गड्ढा नहीं भरा गया, 3 महीने तक खुला रहा। ये बड़ी निंदनीय घटना है। सोचने की बात है कि ऐसे अधिकारियों को, फिर मैं कहूं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, इसकी जांच होगी और सख्त से सख्त कार्रवाई ऐसे अधिकारियों के ऊपर होगी। ये मैं इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से सभी जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं। लेकिन फिर मैं उन अधिकारियों से कहना चाहता हूं जो एसी में बैठे रहते हैं, वो निकले, रोडों पर जाएं, देखें, जनता के सेवक हैं, जनता के गरीब किसान मजदूर के टैक्स की पैसे से उनको सैलरी मिलती है, आवास मिलता है, गाड़ी का खर्चा मिलता है, पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है,
सब कुछ मिलता है। तो गरीब किसान मजदूर के टैक्स के पैसे को बर्बाद ना करें और जनता की सेवा करें, यही कहना चाहूंगा पुष्पेंद्र भाई। ठीक है खान साहब, क्योंकि दिल्ली से आपकी सरकार चली गई, आप विपक्ष की भूमिका निभाने से लगे हुए हैं और शुरू में विधानसभा में भी देखने को मिला किस तरीके से, किस ऊर्जा के साथ आपके विधायक उतरे, ठीक है। लेकिन क्या लग रहा है कि क्या आपके नेता भी अब विकास की बात करना भूल गए हैं, जो मुद्दे उठाने चाहिए वो नहीं उठा पा रहे हैं, क्या कुछ वजह है? हम पूरी तरह से दिल्ली की जनता के प्रति हम अपना पूरा ईमानदारी के साथ और उनकी हक की लड़ाई हम लड़ रहे हैं सड़कों पर। जिस तरह से त्यागी जी बता रहे हैं कि अनपढ़ अफसर और ये और आरक्षण, क्या ये त्यागी जी आरक्षण के विरोधी हैं? तो त्यागी जी पहले यहाँ पे ये इनसे एक सवाल पूछो या मेरे सवाल का जवाब दें कि आप आरक्षण के खिलाफ हैं? भाजपा सरकार, ये बताइए। नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ मेरी बात का आप जवाब दीजिए। मैं आप मेरी बात का जवाब पहले सुनिए। एक व्यक्ति माइनस पॉइंट लेकर के मेरी जवाब का, मेरी बात का जवाब, आप आरक्षण के विरोधी हैं? भाजपा सरकार आरक्षण की विरोधी है? तो जवाब तो सुनिए। नहीं खान साहब एक बार सुनिए, पहले जवाब सुनते जाइए। हाँ बताइए त्यागी जी, बताइए। एक व्यक्ति के -5 पॉइंट आते हैं और वो अधिकारी बन करके बैठ जाता है, यदि उसको कुछ नहीं पता है तो क्या देश चलाएगा? क्या नियम कानून वो सीखेगा? जिस व्यक्ति को 5 सवाल याद नहीं है, मैं आरक्षण का विरोधी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हमारे देश में एक शिक्षा का समानता का कानून भी होना चाहिए। शिक्षा स्तर बढ़ना चाहिए, शिक्षा स्तर बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि फ्री 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 की रेवड़ी आम आदमी पार्टी आई, फ्री की रेवड़ी फ्री की रेवड़ी फ्री की रेवड़ी बांटे जा रही है। अरे भाई, लोगों को एक जागरूक करिए, शिक्षित करिए, समानता का कानून लेकर के आइए। जब व्यक्ति ऊपर से जब आता है, नहीं ठीक है त्यागी जी, समानता का कानून कैसे आएगा? क्या तोड़ आपके पास? मुझे मौका दीजिए सर, मुझे मौका दीजिए। मैं खान साहब आपके पास आऊंगा, पहले मैं एक सवाल कर लूं। त्यागी जी, क्या कोई ऐसा ऑप्शन है समानता वाला, है कुछ? बिल्कुल यूसीसी लागू होना चाहिए, राइट, यूसीसी लगना, बिल्कुल यूसीसी लगना चाहिए। अब बात करते हैं, आपने बिल्कुल सही बात कही है, यूसीसी लगना चाहिए। मैंने पहले भी ये बात कही थी कि एक तरफ सरकार बात करती है समान नागरिक संहिता की, यानी कि यूसीसी की सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले। अब यूसीसी के बाद आ जाइए यूजीसी पर। यूजीसी पर आप बोल रहे हैं कि शिक्षा में सभी को समान रखा जाए, यूजीसी में क्यों भेदभाव किया जा रहा है? आपकी सरकार क्यों यूजीसी में भेदभाव कर रही है? दीजिए ना, दीजिए आर्थिक आधार पर। जो व्यक्ति डीएम बन गया, जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गया, नहीं मायावती मुख्यमंत्री, आप यूजीसी का विरोध करते हैं? जरूरत है, आप यूजीसी का विरोध करते हैं त्यागी जी? नहीं, क्रीमी लेयर आरक्षण में कौन लाभ ले रहा है? क्रीमी लेयर लाभ ले रही है सिर्फ। यूजीसी कौन लेकर आ रहा है? सरकार लेकर आ रही है ना। आप यूजीसी का विरोध करते हैं या समर्थन करते हैं, बता दीजिए। यूसीसी का मैं समर्थन करता हूँ, यूसीसी का। यूजीसी देखिए पुष्पेंद्र भाई, हमारे देश क्योंकि त्यागी जी आप जो बात बोल रहे हैं उससे लगता है कि आप यूजीसी के समर्थन में नहीं है और एक तरफ आप यूसीसी की बात करते हैं, मतलब सरकार के ही दो मन बने हुए हैं फिलहाल। खान साहब अब आप आ जाइए। ठीक है, ऐसा है, ये जो त्यागी जी कह रहे हैं ना, ये भाजपा की मंशा है। भाजपा चाहती है इस देश से आरक्षण खत्म करना। गरीब जो आज जिन दलित और जिन आदिवासी और जिन लोगों को और जो ईडब्ल्यूएस के अंदर आते हैं उनका आरक्षण खत्म करना चाहती है। ये अपनी मनोवादी नीतियां इस देश पर लागू करना चाहती है और हम इसके सख्त खिलाफ है। अगर सरकार आरक्षण की अगर विरोधी है तो ये सरकार का बयान है या त्यागी जी का बयान है? आप इनसे क्लियर कराइए प्लीज, आप इनसे क्लियर कराइए कि ये इनका बयान है या सरकार का बयान है कि ये आरक्षण के खिलाफ है। त्यागी आप पूछिए इनसे, सवाल पूछिए। सुनिए खान साहब, आप ये बताइए, एक व्यक्ति -5 पॉइंट, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। अब सवाल ये है, सवाल दिल्ली के गड्ढे पर है, दिल्ली के गड्ढे का मुद्दा है। अब त्यागी जी आपको ये लग रहा है कि युवक की जो मौत हुई है वो आरक्षण की वजह से हुई है? हाँ जी बिल्कुल, यही कहना चाहते हैं, यही कहना चाहते हैं, यही कहना चाहते हैं। और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ भाजपा की, और भाजपा सरकार की घोर निंदा करता हूँ। और कमल के परिवार के साथ जो हादसा हुआ है ना, भगवान ना करे किसी और के साथ ही हादसा हो। ऐसे ही इन्होंने नोएडा के अंदर जो हादसा करा और वो बेचारा बच्चा 2.5 घंटे तक उस कार के ऊपर चिल्लाता रहा, बार बार चिल्लाता रहा, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, और वहाँ पूरी एजेंसियां खड़ी रही, कोई आदमी वो उसको बचाने के लिए तैयार नहीं था। तो ये वहाँ पर भी शायद आरक्षण लागू होगा, क्योंकि वो जो अफसर थे वो सारे आरक्षण से आए होंगे, वहाँ पर जितने भी आए थे, जो 0.5 से आए होंगे वो सारे जो वहाँ अफसर खड़े हुए थे। तो ये मैं इनका घोर निंदा करता हूँ। और इनकी जो जिस तरह की बात है ना, ये समाज विरोधी है, ये दलित विरोधी लोग हैं, ये संविधान विरोधी लोग हैं, और ये इस तरह से देश के अंदर और देश के
उसके बजाय ये बात करने पे कि भाई आज जो दिल्ली के अंदर हादसा हुआ है हम उसको कैसे भरपाई करें, हम कैसे अच्छी सड़कें बनाएं, हम कैसे अच्छा शासन दें दिल्ली के अंदर, कैसे हम दिल्ली के अंदर सड़कों के जो गड्ढे बने हुए हैं, गड्ढे ही नहीं, गड्ढे के अंदर सड़कें हैं, सड़कों के अंदर गड्ढे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है खान साहब। अनुराग जी आपने त्यागी जी को भी सुना, खान साहब को भी सुना, क्या कुछ समझ में आ रहा है आपके? जी ये देखिए, जो आम आदमी पार्टी और भाजपा हमेशा एक दूसरे पे आरोप लगाते रहते हैं। तो ये अब इसमें देखिए, भाजपा आम आदमी पार्टी पे आरोप लगा रही है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, आम आदमी पार्टी उल्टा भाजपा पे आरोप लगा रही है कि अब तो आपकी सरकार है, 1 साल से आपने क्या किया। लेकिन वाकई ये सोचने की बात होगी कि 1 साल से ज्यादा अधिक भाजपा की सरकार को हो गया है, उसके बावजूद भी अभी तक कोई भी वादा पूरा नहीं हो पा रहा। चाहे आप देखिए पॉल्यूशन के मुद्दे पे भी विफल, जमुना की सफाई का मुद्दा था, उस पे भी भाजपा विफल नजर आ रही है। फिर उसके बाद इतने सारे क्राइम बढ़ रहे हैं, किडनैपिंग बढ़ रही है, लोग लापता हो रहे हैं, 800-850 से अधिक लोग लापता 15 दिन में। तो सुरक्षा के मामले में भी विफल होती नजर आ रही है। हाँ। और अनुराग जी आप त्यागी जी की इस बात से कितने सहमत हैं? जैसे बात गड्ढे की आई, त्यागी जी ने कहा कि जो अधिकारी हैं मतलब आरक्षण के हिसाब से वो आ जाते हैं और फिर काम उनका देखने के लिए यही मिलता है जिस तरीके से गड्ढा हुआ है। तो ये जो है बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूँ। त्यागी जी को क्या पता कि वो -5 नंबर लेके आ रहे हैं। जो हमारे दलित समाज के होते हैं, जो ओबीसी समाज के होते हैं, वो भी बहुत मेहनत करते हैं, वो भी रात भर पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं, एग्जाम देके आपको क्या पता -5 नंबर आए कि आपके पास कौन सा डेटा है कि -5 नंबर लेके ये अधिकारी जो है आरक्षण के वजह से आए हैं। ये लोग भी मेहनत करते हैं और इनको भी अवसर मिलना चाहिए। क्यों सिर्फ जो स्वर्ण 20% स्वर्ण है, स्वर्ण जाति है, उसको ही 100% की 100% सीटें मिले? क्यों ना भाई अपने जो SC ST भाई है, दलित है या ओबीसी है, उनको भी अपना अधिकार मिलना चाहिए, सबको समान अधिकार मिले। तो ये तो बिल्कुल ही, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि अधिकारी काबिल नहीं है। अधिकारी काबिल है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो ये, और आपको क्या पता कि जितने सारे अधिकारी है वो नीची जाति के हैं और आरक्षण के आए हैं, ऊंची जाति के अधिकारी नहीं है। ऐसा आपके पास क्या प्रूफ है? तो ये बिल्कुल ही गलत, मैं इस बात का खंडन करता हूँ और इस बात से मैं सख्त विरोध करता हूँ। ठीक है त्यागी जी, अनुराग जी तो आपकी बात का खंडन कर। देखिए मैंने अनुराग जी को भी सुना और अनुराग जी जिस तरीके से बातें कर रहे हैं वो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं, क्योंकि यदि इन्हें बात करनी चाहिए तो 10 वर्ष की भी कमियां निकालनी चाहिए थी और 1 वर्ष की भी कमियां निकालनी चाहिए थी, तब मैं इनको राजनीतिक विश्लेषज्ञ मानता। नहीं, अनुराग जी ने तो शुरू में ही कहा कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। ये कहा सिर्फ, लेकिन इसके अलावा इन्होंने सिर्फ जितनी कमी निकाली है 1 साल की भारतीय जनता पार्टी की निकाली है, इन्होंने 10 साल की कोई भी कमी नहीं निकाली। पहली बात। दूसरी बात, जो ये कह रहे हैं कि -5 का डाटा नहीं, तो फिर दिक्कत क्या है भाई? जब सब पढ़ करके आएंगे, SC ST OBC जनरल जो भी है, भाई भगवान या अल्लाह या ईश्वर सबको धरती पर एक साथ भेज रहा है, एक जैसा भेज रहा है, तो फिर उसमें बांटने की क्या जरूरत है? और फिर दूसरी बात बात कौन रहा है? बात कौन रहा है? मुझे मौका दीजिए सर, मुझे मौका दीजिए कि बात का जवाब देने के लिए। नहीं, कौन फायदा ले रहा है? हाँ। जो DM बन चुका है। अच्छा ये बताइए, जिसके परिवार में जो व्यक्ति यदि एक बार DM बन गया है, क्या उसको अभी आरक्षण लेने की जरूरत है? जो गरीब किसान मजदूर गाँव में रह रहा है उसको दो ना आप। मैं नहीं कह रहा कि मत दो, SC को दो, दलित को दो, OBC सबको दो, लेकिन गरीबों को दो भाई। जो DM बन गए, जो SP बन गए, जो DSP बन गए, जो IG बन गए, जो मुख्यमंत्री बन गए, जो विधायक बन गए हैं, उनको क्या जरूरत है भाई आरक्षण की? इसमें भी आरक्षण में भी जातियों में भी क्रीमी लेयर बन गई है। पहले समझने की कोशिश करें खान साहब और अनुराग जी। जो मैं कह रहा था सर, मुझे मौका दीजिए प्लीज। बिल्कुल सर, मैं आपके पास आऊंगा। तो यही सबसे बड़ी दिक्कत है। मैं कहूंगा अशिक्षित लोगों की दिक्कत है। खान साहब को भी मैं अशिक्षित वाली श्रेणी में डाल दूंगा इसी वजह से। ठीक है त्यागी जी, अभी आपने त्यागी जी जो ये बयान दिया है, मैं अफजल खान साहब वाला ही आपसे सवाल करूंगा, क्या ये आपका निजी बयान है या बीजेपी का है? नहीं पुष्पेंद्र भाई, मैं क्या कह, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने दिया था ना क्रीमी लेयर के लिए। हाँ। बताइए सबको, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, देश की जनता भी यही आवाज चाहती है कि क्या आरक्षण का फायदा कौन ले रहा अभी? हाँ। सिर्फ क्रीमी लेयर। हाँ। जो DM बने हुए हैं, मुख्यमंत्री बने हुए हैं, विधायक बने हुए हैं, मंत्री, अरे मंत्री के बगल वाले घर। और मैं बोल रहा हूँ जो आपने कहा और जो लोग कहते हैं
कि भाई आर्थिक स्थिति के हिसाब से आरक्षण देना चाहिए। जो कमजोर वर्ग है वो बेशक किसी भी जाति का हो उसको दे देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। तो सरकार क्यों भेदभाव कर रही है? भेदभाव तो सरकार कर रही है ना, यूजीसी लाकर। एक समानता यूसीसी आप यूसीसी की बात कर रहे हैं, सरकार यूजीसी भी तो ला रही है ना। वो देखिए ना, यूसीसी का तो कोई अब मेरे हिसाब से उत्तराखंड के अलावा कहीं लागू ही नहीं हुआ। बिल्कुल, ये सरासर हमारे देश के साथ अन्याय है। हिंदू मुस्लिम धर्म के आधार पर भी कानून बने हुए हैं। कांग्रेस की जब सरकारें थी उन्होंने इस तरीके के कानून बना दिए हैं कि हिंदू ना अपने मंदिरों में कुछ कर सकता है, ना शिक्षा पढ़ा सकता है, ना गीता पढ़ा सकता है, लेकिन मुसलमान मस्जिदों के लिए ठीक है। के लिए सरकार त्यागी जी, थोड़ा समय भी कम है। खान साहब से मैं जवाब ले लेता हूँ। खान साहब जी आप अपनी बात कह दीजिए। सर, मैं त्यागी जी की बात का कड़ा विरोध करता हूँ। वो दलित विरोधी है, भाजपा विरोधी ही। भाजपा अपना ये भाजपा का जो असली चेहरा है वो ये सामने आता है। हर बार भाजपा का असली चेहरा सामने आता है। वो दलितों का विरोध करते हैं। वो कभी सुप्रीम कोर्ट की आड़ में विरोध करते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट ने कभी कहा ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई क्रीमी लेयर का जो सिस्टम है उसको आप सुधारिए, और कभी आरक्षण के बारे में कहा ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा। मगर ये उसकी सुप्रीम कोर्ट की आड़ लेते हैं। ये लोग दलित विरोधी हैं, ओबीसी विरोधी हैं। अभी जैसे ही यूसीजी का लागू करा, किसने लागू करा? भाजपा सरकार ने लागू करा। तो भाजपा सरकार ने लागू करा तो अब इसको सरकार कर रही है। तो अब इनको क्या तकलीफ है इससे? मगर इनके रह के इनके दर्द होता है कि भाई ये दलित क्यों आगे बढ़ रहे हैं, ये आदिवासी आगे क्यों बढ़ रहे हैं, ये गरीब लोग आगे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये चाहते हैं कि इनका एक अधिकार बना रहे इस देश के ऊपर। ये चाहते हैं पूरा का पूरा। ठीक है, समय की भी कमी है। खान साहब आपका भी, त्यागी जी आपका भी, अनुराग जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जनकपुरी में जिस तरीके से मौत का गड्ढा देखने को मिला और कमल का नाम के युवक की दर्दनाक मौत हो गई, अब हजार सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों जल बोर्ड ने नियमों का पालन नहीं किया, क्यों आखिर उल्लंघन किया। अब राजनीति इस वजह से शुरू हो चुकी है। जो विपक्ष है वो साफ तौर पर यह सवाल खड़े कर रहा है कि वो जो गड्ढा है मंत्री आशीष सूद के घर के ही पास है। एक तरफ आशीष सूद ये कहने से लगे हुए हैं कि वहां पर सुरक्षा के उपाय देखे गए, लेकिन विपक्ष लगातार कहने से लगा हुआ है कि सुरक्षा का उपाय वहां पर नहीं थे। और जो नियमों के हिसाब से कहा जाता है कि भाई 48 घंटे के अंदर आपको पाइप को ठीक करना पड़ेगा और गड्ढे को भी भरना पड़ेगा। परवेश वर्मा साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि 3 महीने से काम चल रहा था। मतलब सरकार के संज्ञान में चीजें पहले से थी और सरकार की तरफ से वो सख्ती अधिकारियों पर नहीं दिखाई गई और उसी गड्ढे की वजह से आज एक युवक की जान चली गई। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।